ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे भारतीय संविधान के अंतर्गत आपका पार्ट 5, जो आपका किससे संबंधित है, कार्यपालिका से। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अब तक? 52 से लेकर 75 तक की चीजों को पढ़ लिया है। आज हम देखते हैं अनुच्छेद 76, जो बताता है आपका भारत का महान्यायवादी के बारे में। ठीक है, क्या कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अरहित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। दूसरा कहता है कि महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसी विषयों पर सलाह दे और विधि स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको उन संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। तीसरा है, महान्यायवादी अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। और चौथा है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसे पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो आपका है आर्टिकल 76 में बताया गया है भारत का महान्यायवादी, जिसे बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसी के संबंध में ये प्रावधान है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है भारत सरकार के द्वारा। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसके लिए बताया गया है कि यह क्या होगा। पहली बात तो भारत में एक आपका अटॉर्नी जनरल होगा। ठीक है, एक सेकेंड। दूसरी बात तो इसमें है कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा? आपका जो राष्ट्रपति है वह इसकी नियुक्ति करेगा। ठीक, उसके बाद है कि देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखते जाइएगा फिर से एक बार। ठीक है, कि राष्ट्रपति को क्या बोला गया कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहरित किसी व्यक्ति को भारत का न्यायवादी नियुक्त करेगा। ठीक है, कि भारत का महान्यायवादी जिसको बोला जाता है आपका अटॉर्नी जनरल। ठीक है, इसकी पोस्ट के लिए क्या है कि वह कौन, पहली बात तो है इसको जो नियुक्त करेगा वो कौन होगा? आपका प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, या राष्ट्रपति होगा। अब जिस व्यक्ति को ये क्या भारत का महान्यायवादी बनाया जाएगा, उसकी योग्यता क्या होगी कि जो योग्यता न्यायाधीश की योग्यता है, भारत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की जो नियुक्ति के लिए जो योग्यता होनी चाहिए या अर्हता होनी चाहिए, ठीक है, उसी के इक्विवेलेंट होगी, तो उस व्यक्ति को महान्यायवादी की पोस्ट दी जाएगी। ठीक है, अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की क्या अर्हता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 124 भारत की संघ की न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, अभी केवल इतना याद रखो। फिर दूसरा है कि महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा, मतलब इसके क्या है, ड्यूटीज को बताया गया है कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधि स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन प्रदान किए गए। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि किसके द्वारा होगा, आपका राष्ट्रपति के द्वारा इसकी क्या होगी, नियुक्ति होगी। ठीक है, अब जिस भी व्यक्ति की क्या है जो नियुक्ति हो रही है, उसकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो कैसे होगी? आपकी जो सुप्रीम कोर्ट का वो जस्टिस की जो होनी चाहिए उसके समकक्ष मानी जाएगी। ठीक है, कि उसके बराबर इसकी भी योग्यता होनी चाहिए। अब उसके बाद है कि अब इसकी जो पोस्ट है वो कब तक रहेगी, तो ये पोस्ट हमेशा याद रखेगा, ये प्रसाद पर्यंत रहेगी। किसके? राष्ट्रपति के, क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। तो राष्ट्रपति की जब तक कोई इच्छा रहेगी तब तक यह अपने पद में बना रहेगा। उसके बाद क्या है कि भारत महान्यायवादी भारत सरकार का क्या होगा? विधि अधिकारी होगा। ठीक है, भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। ठीक है, ये पूछा जाता है आपका कौन होता है, किसके तहत होता है? आर्टिकल 76 के तहत। ठीक है, फिर वह ऐसी विधि संबंधित विषयों पर मंत्रणा देगा जिसमें राष्ट्रपति समय समय पर उसे भेजे या सौंपे। अर्थात ये जो विधि अधिकारी है किसके लिए, किसके काम को करने के लिए है? राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको समय समय पर क्या करेगा? विधि संबंधी कार्यों को उसको देगा। ठीक है, कार्य कैसे रहेंगे? जिसकी उसको क्या मंत्रणा के लिए दे सकता है कि इसको भैया आप एनालिसिस करो बैठ के,
ठीक है, या उसको क्या कर सकता है, आपका भेज सकता है। उसके लिए आप अपना अपने जो सहायता होती है या अपनी जो सलाह होती है वो आप इस संबंध में दो। ठीक है। और दूसरा क्या कार्य करेगा, ये तो आपका किसके, राष्ट्रपति के संबंधित हो गई। और दो काम इसका जो करेगा वो क्या है, कि संविधान के द्वारा जो भी उसको कार्य दिए जाएंगे, अर्थात संविधान के उपबंधों के अनुसार जो भी चीजें हैं वो उसके तहत, या कोई और कोई प्रवृत्ति विधि जो है, ठीक है, प्रवृत्ति विधि अदा किसी विधि के अधीन कोई अगर महान्यायवादी को किसी चीज का निर्णय देना है या सलाह देनी है तो उस कार्य को करेगा। और संविधान के जो अन्य उपबंध है जहां पे महान्यायवादी का जरूरत पड़ेगा वहां पे उसको कार्य करना पड़ेगा। तो ये उसके कार्य हो गए। ठीक। अब वो भारत का महान्यायवादी का उसको पद मिला हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा वो क्या है कार्य, कि वह भारत के अर्थात देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का उसको अधिकार होगा। ठीक है। अभी ये सब इसके अधिकार और इसके दायित्वों की बातें चल रही है। तो देश के सभी जितने भी न्यायालय हैं वहां पे वो क्या होता है, उसको सुनवाई का अधिकार है, वो जाके वहां पे अपना भारत सरकार के तरफ से केस को लड़ सकता है। हमेशा याद रखिए ये सरकार का वकील होता है। ठीक है। या विधि अधिकारी होता है, मान के अधिवक्ता होता है। ठीक है। तो ये जितने भी केसेस होंगे सरकार के खिलाफ, ठीक है, तो ये सरकार का पक्ष रखता है। ठीक है। कभी भी ये सरकार के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है। ये हमेशा सरकार के पक्ष में कार्य को करेगा, कभी सरकार के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता। फिर ये क्या है कि 76 के तहत जो भी जितनी भी बातें हम समझ रहे हैं इसमें क्या है, यहाँ की लाइनें जो आप देखेंगे कि महान्यायाधीश का कर्तव्य भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसी विषयों पर सलाह दे और विधि स्वरूप में अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसे समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कर्तव्यों का निर्वहन करे जो उसे संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हैं। ठीक है। अब तीसरा क्या है कि महान्यायवादी अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। तो वह कब जा सकता है, जब उसको अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा किसी भी मामले को लेकर। तो वह क्या है कि वो अपने कर्तव्यों के पालन के लिए क्या है, किसी भी भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें आपके 28 स्टेट है और 8 आपके क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो इनमें जितने भी न्यायालय आते हैं आपके कुल, वहां पे वह जाकर सुनवाई का अधिकार उसको होगा। ठीक है। चौथा है महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसे पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। अर्थात यह है कि जो भी, अब इसकी क्या बात है कि इसके पद की बात है कि कितना किसके पद का कार्यकाल क्या होगा, तो ये राष्ट्रपति के अनुसार उसके प्रसाद पर्यंत होगा, उसकी इच्छा अनुसार है। ठीक है। फिर उसको जो उसका वेतन भत्ते और जो उपलब्धियां होंगी या पारिश्रमिक होगा वो क्या कौन तय करेगा, वो राष्ट्रपति अवधारित करेगा समय समय पर। ठीक है। अब इसके साथ इसको एक और आपको यहाँ पे याद रखना है, जब हम पढ़ेंगे संसद की चीजें तो इसमें आपको एक बात याद रखना है कि संसद के किसी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का इसको अधिकार होता है। ठीक है। संसद की कार्यवाहियों में क्या कर सकता है ये, कार्यवाही में बोलने का और दूसरा इसको क्या है, भाग लेने का। ठीक है। ये दोनों का उसको क्या है, अधिकार है। तो जो भी जो संसदीय जो विशेषाधिकार होते हैं वो इसको प्राप्त होते हैं। केवल इसको किंतु या बट क्या इसको नहीं मिलता है, वहां पे मतदान नहीं कर सकता है किसी भी मामले में। ठीक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस संसद की कार्यवाही में इसको बोलने का है और भाग लेने का अधिकार दिया गया है, लेकिन कभी भी किसी मामले में इसको मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है। जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे 105 का 4, तो उसमें ये बातें दी गई है। ठीक है। अब क्या है इसके साथ और, कि वह सरकार के अनुमति के बिना कोई भी आपराधिक मामले में किसी भी अभियुक्त का प्रतिवाद नहीं करेगा और ना ही किसी कंपनी के संचालक के पद पर नियुक्ति स्वीकार करेगा। अब उसको भारत का महान्यायवादी बनाया तो वह किसी भी
आपराधिक मामलों में क्या है, किसी का प्रतिवाद नहीं कर सकता, वो केवल और केवल सरकार का ही पक्ष रखेगा। ठीक है, और सरकार के निर्देशानुसार वो पक्ष रख सकता है, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार वो कोई कार्य को नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि उसका संसद का हो गया। फिर अब देखिए कि जो इंग्लैंड और अन्य देशों में, अब इंग्लैंड में क्या स्थिति है, तो इंग्लैंड और अन्य देशों में महाम्यादी पद जो होता है वो क्या होता है आपका, राजनीतिक होता है। ठीक है, अन्य देशों में क्या है, वो राजनीतिक पद होता है। लेकिन जो हमारे भारत में क्या है, ये आपका राजनीतिक पद के तहत नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो इसका क्योंकि इसका ना ये चुनाव के माध्यम से नहीं आता, ये किसके माध्यम से आता है आपका, राष्ट्रपति की नियुक्ति के मामले में। और ये राष्ट्रपति की नियुक्ति के तहत आता है, तो एकदम एक क्या होता है आपका, स्वतंत्र पद होता है, क्योंकि ना ये चुनाव के माध्यम से आता है, ना ये जब तक आपका संसद रहती है तब तक ये रहेगा, और संसद जिस दिन विघटित हो जाएगी तो ये खत्म होगा, ऐसा कोई चीज इसके साथ नहीं है, जबकि इंग्लैंड में ऐसा होता है। और जो आपका राजनीतिक पद के तौर में जो विधि मंत्री होता है, उसी को क्या है, इंग्लैंड में आपका महान्यायवादी माना जाता है, जबकि भारत में ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी चीजें आपकी थी किससे, भारत का न्याय महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अब देखते हैं अनुच्छेद 77 जो बताता है भारत सरकार के कार्यों का संचालन। तो भारत सरकार के समस्त कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी बोला गया है। ठीक है, अब इसमें जो उपखंड है वो क्या बताता है आपका, भारत सरकार के कार्यों का संचालन के बारे में है कि कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, जो भी सरकार की जितनी भी समस्त कार्रवाइयां हैं वह किसके माध्यम से चली जाएगी, वह राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। और दूसरा है कि राष्ट्रपति के नाम से किए गए, ठीक है, कि राष्ट्रपति की दो बातें हैं यहाँ पे आपकी, कि नाम से किए गए, और दूसरा है निष्पादित आदेश। ठीक है, और अन्य लिखित, है ना। तो जो राष्ट्रपति के नाम से जो भी आदेश के नाम से जो भी क्या है निष्पादित आदेश है, या उनके नाम से जो भी कार्य किए गए हैं, ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट किया जाए, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नचित नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया है या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। अब तीसरा कहता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में से उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ठीक है, तो इसमें है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य सुविधाजनक किए जाने के लिए मंत्रियों को कार्य आवंटित कर सकता है। ठीक है, कि राष्ट्रपति अपनी सहायता के लिए क्या है, मंत्रियों को रख सकता है, और उन कार्यों को सही तरह से निपटा सकता है। तो ये चीजें आपकी है 77 के तहत। अभी 78 देखते हैं कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। तो अब ये देखिए, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो अब यहाँ हमने पूर्व में पढ़ा था कि राष्ट्रपति की अधीनस्थ शक्तियां होती है मंत्रिमंडल में, मंत्रिमंडल का प्रधान होता है पीएम। तो पीएम का क्या कर्तव्य है उसके बारे में बताया गया है, कि पीएम का क्या कर्तव्य होगा राष्ट्रपति के संबंध में। इन सारी चीजों को देखते हैं, इसकी चर्चा हम बाद में और अच्छे से संसद में भी करेंगे। ठीक है, जब संसद के अंगों को देखेंगे तो उसमें इसकी आ जाएगी बात। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्थापना संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। संघ के कार्यपालिका के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विनिश्चय नहीं विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समय विचार के लिए रखे। ठीक है, तो यह सारे काम किसके होंगे, आपका राष्ट्र प्रधानमंत्री के होंगे, जो किससे संबंधित होंगे, आपके
राष्ट्रपति से। तो क्या चीजें बोलता है फिर से अच्छे से देखते हैं कि देखिए, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में ये चीजें आपकी है। तो राष्ट्रपति को बता दिया गया है कि भारत का क्या होगा, वह अध्यक्ष होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। तब उसके संबंधित जितनी भी बातें हैं कि वो जिसको उसके, लेकिन उसको क्या है कि शक्तियों को सीमित मात्रा में दिया गया है, केवल नाम के लिए उसको वो सारी शक्तियां दी गई है। तो अब उन शक्तियों का उसको प्रयोग करना है। तो उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अब वो, और जो बाकी जो अब बोला गया कि किसी भी मामले में जब हम आप आगे देखेंगे, तो आपका जो संसद होता है इसके दो अंग होते हैं, होते तीन अंग है मुख्य। पहला होता है आपका राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा, फिर लोकसभा। तो ये लोकसभा राज्यसभा का सर्वेसर्वा कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास विशेष शक्तियां होती है, जिसके मतलब वह शक्तियां होती है जिसके माध्यम से वो क्या है, किसी भी बिल को क्या करता है, वो एक्ट में परिवर्तित करता है साइन करने के बाद। तो ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इसी को देखते हुए क्या है कि संघ के कार्यपालिका के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी भी निश्चय राष्ट्रपति को संसूचित किए जाएंगे। अब यह है कि देखिए कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी, अर्थात कि जहां पे आपका यूनियन से संबंधी बातें चल रही है, ठीक है, कि आपका किससे संबंधित है, संघ की बातों से संबंधित है। और क्या है वह, कि संघ के प्रशासन के कार्यकलाप से संबंधित है। ठीक है, अब इनकी जितनी भी क्या चीजें हो रही है यहाँ पे आपका, प्रशासन संबंधी, और दूसरा है आपका प्रस्थापना। तो क्या है कि भारत संघ जो है किसी भी देश के साथ कोई प्रस्थापना करता है या किसी के साथ प्रस्थापना करता है अन्य अंगों के साथ, ठीक है, प्रशासन और उसके संबंधित जितनी भी जो भी विनिश्चय होंगे, मतलब जितने भी यहाँ मीटिंग्स होती है और उसके बाद जितने भी विनिश्चय होंगे, जितने भी, उन सारी बातों की जानकारी किसको दी जाएगी, राष्ट्रपति को दी जाएगी। ठीक है, और यह जानकारी कौन देगा, आपका प्रधानमंत्री देगा या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देंगे। ठीक है, पहली बात ये है। अब दूसरा कहता है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। पहला यहाँ पे क्या था कि जो भी विनिश्चय प्रशासन से संबंधित किए जाएंगे, ठीक है, वह सारी जानकारी क्या है, राष्ट्र प्रधानमंत्री किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। अब यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति अगर कोई जानकारी मांगता है, राष्ट्रपति के मांगे जाने पर, ठीक है, कि जिस चीज की जानकारी कौन मांग रहा है, राष्ट्रपति मांग रहा है, तो उसकी जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। ठीक, अब वो किससे संबंधित हो सकता है, आपका प्रशासन संबंधी हो सकता है और विधान विषयक संबंधी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी संबंधित हो सकता है और लेजिस्लेशन, दोनों से संबंधित हो सकता है। ठीक है, अब तीसरी बात है इसमें क्या है आपकी, कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपका अगर किसी मंत्री, अगर मंत्रिमंडल में किसी मंत्री ने कोई विनिश्चय कर लिया है, ठीक है, या मंत्री ने क्या है कोई निर्णय अपना कर लिया है किसी मामले में, अब वह निर्णय क्या है, अभी जो मंत्री परिषद है, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, या फिर उस पर क्या है रखा नहीं गया है, मतलब उनके समक्ष कुछ बातें अभी पहुंची नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या है उसको बोल सकता है उस मंत्री को कि भैया आप क्या बोलते हैं मंत्री परिषद में अपने निश्चय को रखे, जिससे उस पे बातें आगे बढ़ सके। तो यह सारा काम होगा क्या है, प्रधानमंत्री को। क्लियर है यहां तक की चीजें, मैसेज करके बता दो भाई। चलो, तो अब देखते हैं हम लोग आपका इसका जो अब जो चीजें हैं वो है आपकी चैप्टर 2 की चीजें। ठीक है, मैंने आपको पूर्व में बताया था, यहाँ देखो, ठीक है, कि हमने क्या देखा, अध्याय 1 कार्यपालिका के संबंध में पूरी बातें हमने समझ ली है। अब हम देखेंगे अध्याय 2 जो बताता है आपका संसद के बारे में।
ठीक है, तो संसद के जो अंग हैं और उसकी जो कार्यवाहियां हैं और उसका जैसे किससे गठन होगा, इन सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे अब अध्याय 2 में, जो हम पढ़ रहे हैं अपना भाग 5 के तहत। ठीक है, तो भारत का संविधान, ये आपका संसद का गठन बताता है 79। ठीक है, तो हम इसी को अब समझते हैं कि जो आर्टिकल 79 है वह आपका क्या बताता है, संसद का गठन बताता है। संसद मतलब क्या होता है आपका, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, इसको समझते हैं कि संसद, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो संसद का गठन होगा तो इसमें कितने लोग होंगे, पहला आपका बोल दिया गया है राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद बोला 2 सदन। तो 2 सदन में पहला कौन सा सदन होगा आपका, राज्यसभा, और दूसरा आपका होगा लोकसभा। ठीक है, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये दोनों क्या है आपका सदन है, और यह इनका अध्यक्ष होगा या मुखिया है मेन। ठीक है, तो 3 अंगों से मिलकर बनता है आपका संसद या पार्लियामेंट, कभी भी मत भूलिएगा। अब इसी के बारे में है कि अब आपका ये इस केवल 79 में इसी चीज को बताया है। ठीक है, अब राष्ट्रपति यद्यपि क्या होता है कि संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसका क्या एक अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि राष्ट्रपति का चुनाव अलग से होता है। ठीक है, और वह क्या है कि संसद का ऐसे कोई विशेष वो नहीं माना जाएगा कि वो, क्योंकि दोनों सदनों का तो होता नहीं है, लेकिन क्या है ये इसका एक अभिन्न अंग है। क्यों अभिन्न अंग है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है कि इसके सहमति के बिना कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बनता है। मैंने आपको पूर्व में बताया कि कोई भी बिल है उसको यदि एक्ट बनना है तो किसका साइन चाहिए, साइन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनका क्या है एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। फिर आपको राष्ट्रपति ही है जो क्या है संसद का सत्र को आहूत करता है या बुलाता है, उसको स्थगित करता है और लोकसभा को विघटित करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद के लिए बहुत कुछ करता है। और लोकसभा क्या है कि आपका जब राज्यसभा और लोकसभा की बात करेंगे, तो जो लोकसभा है वह आपका कैसे बनती है, जनता के द्वारा। ठीक है, तो जनता के द्वारा क्या होता है, जो सीधे निर्वाचन के माध्यम से लोग यहाँ पहुंचते हैं, तो ये आपका लोकसभाएं बनती है जिसके माध्यम से। और इनका कार्यकाल कितने समय, आगे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ये 5 साल का होता है। ठीक है, और इसका क्या है, कुछ परिस्थितियों में 5 साल के पूर्व भी इसका विघटन हो सकता है, एक सामान्य बात है। अब राज्यसभा की बातें करते हैं हम। ठीक है, तो आपका राज्यसभा जो है यह क्या होता है आपका, स्थायी सदन होता है, यह कभी भी विघटित नहीं होती है। इसका जो कुल कार्यकाल होता है वो होता है आपका 6 साल का। इसके हर 2 साल में 1/3 जो इसके मेंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपना पद त्याग देते हैं या आपका निवृत्त हो जाते हैं। तो यह बातें आपकी हैं जिसको हम अब आगे देखते हैं आर्टिकल 80 में। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 80 जो आपका बताता है, 79 क्लियर हो गया होगा। अब आर्टिकल 80 क्या आपका बता रहा है कि राज्यसभा की संरचना, कंपोजिशन के बारे में कहता है, काउंसिल ऑफ मिनी स्टेट। ठीक है, जो आपका राज्यसभा है उसको क्या बोला जाता है आपका, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, और ये चीजें आपको पता है, आपको अगर नहीं पता होगी तो मैं बता दूं, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ठीक है, 1935, उससे ये चीजें को लाया गया था कि लोकसभा और राज्यसभा की जो चीजें जो आज हमारे पास मौजूद है, ये आपका पूर्व में था काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये चीजें वहीं से आपकी शामिल हुई है।
अब देखते हैं राज्यसभा के गठन के बारे में। बताता है कि राज्यसभा जो है, अब उसके बारे में आप सुनते जाइएगा कि राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नामनिर्दिष्ट किए जाने पर 12 सदस्यों को और राज्यों के संघ छात्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। ठीक है, तो राज्यसभा में कुल जो मेंबर होंगे वो टोटल होंगे आपके 250 सदस्य होंगे। ठीक है, और ये कैसे होंगे, दो प्रकार से होंगे। ये 250 जो है ये आपके दो प्रकार के होंगे। पहला है आपका राष्ट्रपति के द्वारा आएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा आएंगे टोटल 12 मेंबर्स। ठीक है, दूसरा आपका है राज्य एवं, ठीक है, जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन है, ठीक है, वहां के क्षेत्रों से जो निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, उनकी संख्या होगी आपकी 238। ठीक, तो कुल मिलाकर ये हो जाएंगे आपके 250 लोग टोटल हो जाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को नामित करेगा, इसके लिए आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे 12 सदस्यों को नामित करता है, तो वो क्या होंगे, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल। ठीक है, तो इसी के माध्यम से क्या है, विभिन्न प्रकार के जो आपके जो कई सांसद के तौर पे जो हैं भारत में, ठीक है, वो इन्हीं के माध्यम से गए हुए हैं, विज्ञान, कला, साहित्य और खेल के माध्यम के क्षेत्रों से। अब बाकी जो होते हैं आपके जो 238 है, वो राज्य और संघ के निर्वाचित सदस्य होते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या चीजें हैं कि राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची के में निर्मित उपबंधों के अनुसार होगा। तो अब ये जो सारी चीजें हैं वो फोर्थ जो शेड्यूल बताया गया है, ठीक है, उसके तहत होगा। फोर्थ शेड्यूल में क्या बताया गया है कि फोर्थ जो शेड्यूल फोर्थ है या आपका अनुसूची 4 है, उसमें क्या बताया गया कि राज्य और संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्रों के सीटों का आवंटन। ठीक है, तो आपका संघ और जो राज्य हैं उनके सीटों का आवंटन है कि कितना होगा राज्यसभा में या काउंसिल ऑफ स्टेट में। तो ये क्या है, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है। जैसे आंध्रा के लिए 11, असम के लिए 7, बिहार के लिए 16, गुजरात के लिए 11, हरियाणा के लिए 5, केरल के लिए 9, मध्य प्रदेश के लिए 11, तमिलनाडु के लिए 18। तो इसी प्रकार है। तो छत्तीसगढ़ की बातों को आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में कुल आपके 5 सीट है, ठीक है, राज्यसभा की। तो यहाँ पे सीटों का आवंटन दिया गया है, जिसके हिसाब से कुल जो सीट होती है वो होती है आपकी 233। सॉरी, 238 ही है ना। अब इसके बाद ये क्या होता है कि आगे क्या चीज है कि राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 के और उपखंड क के अधीन नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिनमें निम्नलिखित वो हो चुका आपका। फिर राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों का प्रतिनिधियों का चुनाव उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमण मत द्वारा किया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे छत्तीसगढ़ के लिए 5 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ से केवल 5 राज्यसभा में लोग सदस्य के तौर पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जितने जो विधानसभा का जो चुनाव होता है, ठीक है, तो उस विधानसभा के चुनाव से 5 लोगों को यहाँ एकल संक्रमणीय मत, ठीक है, कि पद्धति से चुनकर राज्यसभा में भेजा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है राज्यसभा के लिए, यह विधानसभा के माध्यम से होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अब और क्या बातें हैं इसमें कि राज्यसभा में प्रत्येक हो गया। फिर राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि ऐसी चीजें चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे। तो अब इसमें जो राज्यसभा में है, ठीक है, तो उनकी जो है कि वो जो भी विधियां हैं उसका निर्माण क्या है, जो संसद अपने हिसाब से करे, ठीक है, जो संसद विधि द्वारा विहित करे उस हिसाब से इन लोग करेंगे। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर है आपको। अब इसमें हम लोग जो मुख्य बातें इसकी ये देखते हैं कि देखिए अब क्या है कि राज्यसभा, आपको लग रहा है कि भैया राज्यसभा का औचित्य क्या है या राज्यसभा का महत्व क्या है, सबसे बड़ी बात, ठीक है, कि हमको लगता है कि राज्यसभा क्यों है।
अब इसके संबंध में आपको ये याद रखना है कि पहली बात तो इसमें कितने सदस्य हैं टोटल, 250, जिसमें कितना है आपका 238 प्लस 12 का रेशियो से है ये। ठीक है, ये कितने साल के लिए होते हैं, 6 साल तक के लिए क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, हर 2 साल में क्या होते हैं ये, इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, अपने उनके पद से खत्म हो जाते हैं। तो और ये उसके बाद क्या है, जो मुख्य बात है, ये आपका है स्थायी सदन है, ये कभी भी क्या होती है, भंग नहीं होती है। अब इसका महत्व क्या है, इसको समझते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस या महत्व क्यों है। ठीक है, देखिए भारत सरकार में, जो भारत में जो राज्यसभा को बनाए रखने का आरंभ पहले जो शुरू जब किया गया था राज्यसभा को, वो बहुत ही पहले से क्या है, इसका बहुत ज्यादा विरोध होता आया है। क्यों विरोध होता है कि राज्यसभा के मामले में ये माना गया कि ये क्या बहुत खर्चीला है और इसका कोई विशेष महत्व लोगों को समझ नहीं आया, या उसके लिए हमेशा क्या किया इन लोगों ने, लोगों के द्वारा क्या था कि इसका कोई विशेष महत्व नजर उनको नहीं आता था। लेकिन क्या हुआ कि जब भी इसकी उपयोगिता की बात आई, ठीक है, तो उपयोगिता के मामले में क्या हो गया, ये हमेशा आपका अपना क्या बोलते हैं, वो सिद्ध स्थान सिद्ध करता है। ठीक है, वैसे तो इसकी उपयोगिता आज भी नगण्य है, लेकिन इसका जो मुख्य काम है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी क्या है, उपयोगिता समझ आएगी। पहला है कि यह वह सदन है, ठीक है, जिसमें चुनावों का जो प्रपंच होता है, या चुनाव का जो मतलब, ये तो अपना विधानसभा चुनाव लड़के आते ही हैं, लेकिन इसमें जो व्यक्ति आते हैं हमारे पास, जो राज्यसभा में जो बैठते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की तरफ से 5 लोग गए, तो वह क्या होते हैं, अत्यंत ही कुशल और अनुभवी होते हैं। ठीक है, जिससे उनकी कुशलता और उनकी क्या है, अनुभव का पूरा फायदा कौन उठाता है, देश उठाता है। अब इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, कि जब भी लोकसभा से पास होकर कोई बिल आता है, कहाँ पे आता है आपका, राज्यसभा में आता है विचार के लिए, या यहाँ पर से क्या होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो वह क्या है, अगर उनको लगता है कि यह देश हित के अनुरूप नहीं है, ठीक है, या लोक हित के अनुरूप नहीं है, तो वह क्या करता है, उनको पुनः विचार के लिए वापस भेज देता है। या वो वहां पर क्या होता है, उस बिल को वहां पे अगर वहां से पास नहीं हुआ तो वो क्या होगा, बिल लैप्स हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो ये उसका मुख्य काम है कि वो लोकसभा के जो किसी भी प्रकार की जो कार्रवाई, जो बिल वो बनाते हैं, या किसी प्रकार का जो विधेयक का निर्माण करते हैं, उस पर क्या है, यह राज्यसभा एक तरह से अंकुश का काम करता है, या क्या है, उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है, कि वह चाहे तो उनको पास करने के लिए पास करे या ना करे, तो वह लोक हित को ध्यान में रखकर उन चीजों को करता है। तो इसलिए हम क्या है, राज्यसभा को क्या मान सकते हैं, ये राज्यों के हितों का संरक्षक बोला जा सकता है इसको। ठीक है, और दूसरा कहा जा सकता है कि ये राष्ट्रीय हितों का शुभचिंतक है, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित की बात को सोचता है। तो यह सारी चीजें थी आपकी राज्यसभा की से संबंधित। ठीक है, अब बाकी चीजें हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।